नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि आपको 35 क्वेश्चंस की सीरीज कराई जा रही, जिसमें आपको आपके एसपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन वाले भी इसको देख सकते हैं। जिसमें स्पेशली आपका एसपी पटवारी के लिए, जिसमें आपको पता है कि आपको 35 क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे पूछे जाएंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साथ में कह सकता हूँ इसमें और क्या, हिंदी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कई सारे सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ जनरल सारी चीजें याद रखनी है, जो कि मैट्रिक लेवल का होगा। तो हम यहीं पे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आपको बताया जाता है। साथ में आपको इसके जो आंसर हैं उनके साथ जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं हम उसको भी बताते हैं। तो आप इसको देखिएगा, यहाँ से आपको जरूर फायदे मिलने वाले हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने आपको एक या दो क्लास जो भी पहले लिया रहा होगा, उसमें मैंने आपको दो चीजें मेरे से मिस्टेक हो चुकी थी, मैं उसको अभी करेक्ट कर देता हूँ। आंसर वो उसका गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो ये कह सकता हूँ चांस हो सकता है कि कोई ना कोई आंसर तो बाय द वे गलत हो ही सकता है मेरे से। तो आपने उसके आंसर को बताया अगर बाय द वे, तो ठीक है। देखा तो ऐसे तो कोई नहीं था जिसने आंसर को बताया, बट मैंने जब उसको बाद में रिव्यू किया तो मैंने देखा कि वहां पे दो आंसर मेरे गलत हो गए थे मेरे से, तो मैं उसको यहाँ पे सही कर दे रहा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जो ग्रेट बात होता है, ग्रेट बात मतलब मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, आपका विशाल स्नानागार पाया जाता था। क्या? विशाल स्नानागार। और इसमें मैंने आपको बताया था ये कहाँ पाया जाता है, तो मैंने आपको गलती से बता दिया था कि ये आपका लोथल गुजरात में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लोथल गुजरात में नहीं, ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे मेरे से गलत हो गई थी, तो मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि यूसीसी जो कि कब होता है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो कि आपके आर्टिकल 44 में आता है, जिसको यूनियन सिविल, मैंने क्या बताया था, यूनियन सिविल कोड, जिसका वो गलत था। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आपका किस चीज के बारे में बात करता है। तो यूनियन सिविल कोड का मतलब ये होता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म हो, सबके लिए थोड़ा अलग टाइप का नियम। जैसे तलाक के बारे में मुस्लिमों में कुछ अलग सा सिस्टम है, जबकि हिंदुओं में कुछ अलग है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड बात क्या करता है, आर्टिकल 44, कि जो लोग हैं सबके लिए जो नियम है वो बिल्कुल सेम होंगे, इसके बारे में बात करता है। अभी लागू नहीं हुआ, हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी, ये गलत हो गया था, अब इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके जो 35 क्वेश्चन आज आपके लिए लाए हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। याद रखिए, इसमें थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का जीके शायद नहीं हो, या फिर होगा तो मैं भी आगे देख लेता हूँ, बाकी फिर सारी चीजें आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। क्या बोल रहा, मानव आंख में कौन सा भाग आंखों को रंग प्रदान करता है। अब आप, मैंने आपको क्या बोला बोला कि जो आपका साइंस है वो आपके मैट्रिक लेवल से पूछा जाता है। तो आंख वाला चैप्टर यानी ह्यूमन आई आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, तो आपको पता है जो ह्यूमन आई है उसके कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता रहा है इसके बारे में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें पहले ही बताई हैं, बाकी फिर मैं आपसे फिर से यहाँ पे डिस्कस कर रहा। ये कुछ आंख का जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जो आपके ह्यूमन आई का जो फिगर होता है कुछ इसी प्रकार से आपका निकला होता है। और यहाँ पे क्या, इस बीच में थोड़ी सी भाग ये वाला उठा होता है। ये कैसा फिगर है, तो याद रखिए, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से खड़ा हो रहा, तो ये मेरे साइड का लिया गया फिगर है इधर से। तो यही क्या है, यहाँ पे होता क्या है, तो आपको ध्यान देना है। इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक एक इसके अंदर क्या होगा, आपका उत्तल लेंस लगा होता है। इसके पीछे यहीं पे एक मांसपेशी जुड़ी होती है, इस तरीके से इसको दबाई हुई। और यहाँ पे आपका ये जो पीछे है यहीं पे रेटिना पाया जाता है। इसके अंदर पानी भरा गया होता है, द्रव भरा गया होता है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो इसमें आपको कुछ पार्ट बता रहा है मैं, आप याद रखिएगा। जो सबसे पहले, जो आपका प्रकाश सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, तो याद रखिएगा पुतली पे करता है। और किसके थ्रू करेगा, तो याद रखिएगा कॉर्निया के थ्रू। सबसे ज्यादा जो कह सकता हूँ, ज्यादातर 50 से 60, 60 से 70% जो प्रकाश है वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है और हमारे पुतली तक जाता है। यहीं पे एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। ये आइरिस करता क्या है, तो याद रखिएगा, जो आइरिस है ये क्या करेगा, आंखों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करेगा, आंखों को
रंग प्रदान करने का काम करेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। याद रखिएगा, आंखों को रंग, जैसे आपने आंखें अलग अलग प्रकार के कई लोगों की देखी होंगी, किसी की ज्यादा डार्क ब्लैक होती है, किसी की भूरी होती है, इस तरीके से अलग अलग आपने देखा होगा। तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि आंखों में जो आइरिस होता है, इसकी वजह से जो रंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। दूसरी चीज, पुतली क्या है? पुतली एक संवेदनशील स्थान जहाँ पे क्या होती है, प्रकाश आपकी पहुंचती है। पुतली की एक विशेषता ये होती है कि जब ये प्रकाश में ज्यादा जाएगी तो वो क्या होती है, बंद होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। यानी कि इतनी चीजें आपको समझ में आई। रेटिना कहाँ है सर? यहाँ पीछे रेटिना है। और रेटिना एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे जब हम किसी को चीज को देखते हैं तो उसका जो हमें अंदर जो है उल्टा इमेज बनता है, लेकिन यहीं पे पीछे आपको कुछ नॉब्स निकली होती हैं जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, और यही हमें क्या कराती है, ब्रेन इसको देखता है और हमें सीधा उसको बना करके उसका इमेज हमें दिखाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? यानी कि जो आपका जेनेटिक है, जेनेटिक के बारे में आपने सुना होगा कि जो जीन एक पेरेंट से वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो जेनेटिक्स के थ्रू होता है। तो ये चीजें जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे, क्लास 10th में ये भी चैप्टर है। तो कौन थे? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। और ये इन्होंने किस कौन सा ऐसा पौधा था जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? तो आपको ध्यान देना है कि जो मटर का पौधा होता है, इस पे इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जीन के बारे में बताया था, यानी कि जेनेटिक्स के बारे में बताया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जल पौधों के अंदर दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा, आप इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं क्या कर रहा, यहाँ पे एक जैसे ये क्या हो गया, ये किस प्रकार से आपका प्लांट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये प्लांट हो गया। यहाँ से मान लीजिए कुछ इस प्रकार से इसकी, कुछ इस प्रकार से आपकी क्या निकली है, पत्तियां इस तरीके से ये निकली रहती हैं, ये आपको पता है। ये कुछ इस प्रकार से आपका निकला होगा और ये क्या हो गया, आपका प्लांट हो जाता है। तो मैं आपको क्या कह रहा, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रकार का पेड़ हो जाता है, पौधा हो जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे नीचे से एक प्रकार की ऊतक पाए जाते हैं, जो कि कौन सा होता है? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ नीचे से एक प्रकार का ऊतक पाया जाएगा। और ये करता क्या है? इसका नाम होता है आपका जाइलम। क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग जाइलम। और जाइलम करता क्या है? तो ध्यान दीजिए, जब भोजन वो बनाता है पेड़ पौधे, तो उसके लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए, मिनरल चाहिए। ये जो जाइलम है, पाइप नुमा संरचना है, एक प्रकार का टिश्यू है, ऊतक है। और ये किसको लेके जाता है? तो याद रखिएगा, ये जल एवं खनिज मिनरल्स को ले करके जाता है, ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां पे आपका भोजन बनता है। एक और चीज यहाँ पे पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, कौन सी? वो भी ऊतक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। और ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, इस साइड अपना सारी पत्तियों में सारे भोजन के पार्ट को पहुंचाता है। वो कौन करता है? वो करता है आपको फ्लोएम। तो ये ध्यान देना है। तो पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा? तो याद रखिएगा, जाइलम इसका परिवहन करवाता है। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोला, कार्बन के कितने संयोजक होते हैं? आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा कि संयोजक क्या होते हैं, यानी संयोजक का मतलब जो वाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजक। तो संयोजक निकालते कैसे हैं? जैसे ये किसी भी कोई एलिमेंट है, उसका ये क्या होता है, नाभिक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन होता है। जबकि इसके बाहर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कक्षाएं बनी होती हैं। और इसमें क्या होता है, जो आपकी, इसको नाम देते हैं KLMN, इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें आपका क्या करता है? तो याद रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन इसमें आपका क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, इस तरीके से गोल गोल घूमेगा, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बाहरी, पहले में क्या होता है, याद रखिएगा, पहले में आपका यानी कि जो पहली कक्षा होती है K, उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, K के बाद L में भी आपके 8, और फिर इसी तरीके से आगे MN इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके इसमें 2 फिट हो गए तो ठीक, पहले वाले में अगर नहीं हुए तो वो बाहर चले जाते हैं, और बाहर वाले को ही क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो याद रखिए कैसे निकालेंगे, जैसे कार्बन आपका 6 नंबर पे आता है, इसका 6 होता है, तो
कैसे लिखूंगा 2, और ये 2 किस में आएंगे, पहले वाले में, तो पहला तो कंप्लीट, बाहरी वाले में कितने आ गए सर 4, तो 4 अब जब आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने आपके कह सकता हूँ कार्बन के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 4, तो ये कितने संयोजक बनाएगा, तो आपको ध्यान देना है ये 4 बनाएगा, कैसे दिखाते भी हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, आपको ये चीजें याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बात करूं, जो हाइड्रोजन है उसके पास एक हो गया, हीलियम के पास नहीं होता है क्योंकि उसका कंप्लीट है, लिथियम के पास एक हो जाएगा, बरीलियम के, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बरीलियम के पास 2, बोरान के पास 3, कार्बन के पास 4, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ये चीजें याद रखिएगा, छोटे क्लासों की हैं तो मैंने आपको ये चीजें बता दी, उम्मीद करता हूँ आपको रिकॉल हो गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, लोहे पे जो जंग लगता है, क्यों लगता है, पानी पड़ेगा, उसको नमी मिलेगी, आर्द्रता मिलेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कौन सी क्रिया होती है, तो ध्यान दीजिए इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, तो इससे लोहे पर जंग लग जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको ध्यान से देखना है कि अगला क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा कि अधपका में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा आपका प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब आप निकालोगे तो उसका मतलब निकलना चाहिए, जैसे अधपका, तो इसको अगर मैं अध और प्लस आपका पका, यानी कि पका, पका का मतलब पकना, और अध का मतलब आधा, अगर इस तरीके से तोड़ने के बाद आपका मतलब भी निकल रहा, तो ध्यान दीजिए वही इसका आंसर हो जाएगा, तो अध मतलब आधा और पका मतलब पकना, तो आधा पकना, तो इसमें क्या बोला कि कौन सा, कह सकता हूँ कि कौन सा इसमें आंसर सही है, तो याद रखिएगा अध प्लस पका, ये इसका आंसर हो जाता है, आपको ये चीजें ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, सौंदर्य का मतलब सर सुंदरता जो कि भाव है, मित्रता मतलब दोस्ती, ये भी एक प्रकार की भावना ही है, बचपना ये भी भावना है, जो विद्यार्थी है ये यहाँ पे भावना नहीं है, ये आपका कह सकता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, ये चीजें याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे क्या पूछ रहा, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि राजहंस में समास के प्रकार बताइए, जैसे राजपुत्र होता है ना कि राजा का पुत्र, राजपुत्री राजा की पुत्री, ऐसे राजहंस का मतलब होता है हंसों का राजा, क्या होता है, हंसों का राजा, तो यहाँ पे क्या हो गया, का दिख रहा, यानी कि कारक दिख रहा, और कारक किस में होता है, तत्पुरुष में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोला, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, जैसे आपको स्वागत मिला, जैसे आपको इत्यादि मिला, वैसे ही आपको प्रत्येक देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्येक होता है इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा एक आपका प्रति, और यहाँ का मतलब एक, यानी कि प्रतीक, तो क्या होता है प्रति प्लस एक, और जब आप इसको बनाओगे तो प्रत्येक आपका बन जाता है, कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखिएगा ये आपकी यड़ संधि हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है, तो कौन सा आंसर हो जाता है, यड़ संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। क्या बोला, अत्यधिक शब्द में यड़ संधि किस स्वर के कारण हुई है, तो अत्यधिक में अति प्लस अधिक, तो किसके कारण हुआ, तो याद रखिएगा इसमें आपका अति प्लस अधिक, तो छोटी ई, तो यहाँ पे छोटी ई के कारण हो जाती है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिख रहा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही से इसमें चुनना है, टेंस से रिलेटेड है, आप इसको कर डालोगे, किस कौन सा ऐसा आपने टेंस पढ़ा है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, साथ में नॉट भी लगा हो और उसमें सेकंड फॉर्म हो वर्ब की, तो ऐसा तो आपने पढ़ा नहीं होगा कभी, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसा, तो कौन सा, ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, गलत हो जाता है। इसमें he does not knew, अगर डज नॉट लगा है तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि गलत है आपका। फिर ऊपर क्या है, he did not knew, अब आपको पता है ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, जबकि ये सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जो कि क्या है, he did not know the answer, फर्स्ट फॉर्म भी है, तो ये आपको याद रखना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, पैसिव वॉइस इसमें से कौन सा सही है, क्या बोला, दे आर पेंटिंग द हाउस, वो घर को पेंट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो आपको पता है कि सिंपल सा ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आपका द, यहाँ पे फिर आपका हाउस, अब ये कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस में ही लिखते हैं, हाउस हो गया,
क्या आपका सिंगुलर, तो इज लगा दीजिएगा। इसके बाद लगता है बीइंग, तो हम क्या लगाएंगे बीइंग, और पेंटिंग का पेंटेड, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेड, और फिर क्या हो जाएगा बाई देम। यही आपको ऑप्शन में चुनना है कहाँ पे है, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि इसका करेक्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है उसी को आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन है द पुलिस हैज अरेस्टेड, क्या बोला हैज अरेस्टेड द थीफ लास्ट नाइट, यानी कि इसमें आपको कौन सा करेक्ट है, तो आपको ध्यान देना है जो पुलिस होती है ना उसको प्लूरल बोला जाता है। ये अभी इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको बाद में बता देता हूँ। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। क्या बोला, राम सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड सब में दिख रहा है, तो आस्क्ड रह गई, तो क्या हो जाएगा, मैं बना रहा यहाँ पे राम, राम के बाद आपका आस्क्ड, यहाँ पे मी, फिर क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड वाले में पहले क्वेश्चन वर्ड को एज अ कंजक्शन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा वेयर, क्या हो जाएगा वेयर, फिर सब्जेक्ट क्या है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा आई, और ये किस टेंस में है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई के बाद हो जाएगा वॉज, और गोइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा, तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि इसका सही आंसर है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि द वर्ड चाइल्डहुड क्या है आपका, कौन सा नाउन है, चाइल्डहुड का मतलब बचपना, पहले मैंने बता दिया एबेक्सटेट, यानी हिंदी वाले में भाववाचक बताया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे की तरफ आपसे क्या पूछ रहा, अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से है, बोला कि 2 6 12 20, आप यहाँ पे क्या करो 2 6 12 फिर आपका 20, तो अगला क्या होगा, आपको दिख रहा होगा ये 4 का गैप है, ये कितने का है 6 का, ये 8 का, फिर 10 का करिए, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 30, यानी कि जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा डिफरेंस है, यानी कि इसमें से 3 एक सिमिलर होंगे और एक आपका इससे अलग होगा, आपको वही छाट के बताना है। तो दिख रहा होगा पहला है ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, और इसमें से क्यूब। मैंने आपको बताया था कि जो फिगर होते हैं ये आपके कितने होते हैं, ये आपके 2 टाइप के, एक होता है 2D और दूसरा होता है आपका 3D। तो जिसमें 2D के अंदर मैंने बताया था पैरेललोग्राम में आने वाले सारे फिगर, जैसे कि क्या रेक्टेंगल हो जाता है आपका, क्या रेक्टेंगल, स्क्वायर हो जाएगा, इसके अलावा और क्या होता है, स्क्वायर के अलावा और क्या आएगा, रोम्बस आ जाएगा आपका, रोम्बस आ जाता है। इसके अलावा पैरेललोग्राम के अलावा बात करो तो काइट आ जाएगा, काइट के अलावा आपका क्या आ जाएगा, ट्रिपेजियम आ जाएगा, ट्रिपेजियम के अलावा बात करूं तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें ट्रायंगल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपको पता है सर्कल आ जाएगा। ये सब 2D फिगर है, जबकि 3D में मैंने क्या बताया था, क्यूब बताया था, क्यूबाइड बताया था, इसके अलावा और क्या बताया था मैंने, जैसे कोन बताया था, सिलेंडर बताया था, ये चीजें इसमें मैंने बताई थी। तो कौन सा इसमें डिफरेंट है, तो क्यूब इसका 3D फिगर है, जबकि बाकी बचे हुए कौन सा है, तो 2D फिगर दिख रहे होंगे, तो आपको वो चीजें याद रखनी है। क्या बोल रहा, 3 + 4 = 25, 5 + 6 = कितना, आपका हो जाता है 61, तो 7 + 8 = कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला, 3 + 4 = 25, 5 + 6 = कितना 61, और 6 + 7 7 + 8 पूछ रहा कितना होगा। तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को गैप निकाल लें, जबकि ये गैप के थ्रू तो नहीं होने वाला, कैसे होगा, तो आपको दिख रहा होगा ये 25 कैसे आया, ये आपको अप्रोच रखनी है कि ये आया कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 का स्क्वायर करोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे और प्लस आप 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर करोगे तो 4 25, और 6 का स्क्वायर करोगे 36, और ऐड करोगे तो आपका 61 आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो कितना आ गया आपका 61 आ गया। और सेम इसी तरीके से 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 113 आ जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा कि यहाँ पे कुछ गैप्स का ही क्वेश्चन ये भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे ओ है।
ए के बाद 2 जोड़ दिया है तो सी, फिर डी ई एफ यानी कि 3 जोड़ दिया है, यहाँ पे आपका 4 जोड़ दिया है, यहाँ पे आपका 5 जोड़ दिया है, यहाँ पे आप 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा पी क्यू आर एस टी यू। तो कौन सा हो जाएगा यू, ये आपको ध्यान देना है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कि किस तरीके से हमने इसको किया। तो आपको एक बार दोबारा से बता दे रहा कैसे हुआ। आपको ये ध्यान देना है कि 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, 4 का स्क्वायर जब आपका 16 होगा तो ऐड करने के बाद आपका 25, सेम इसी तरीके से 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, और वैसे ही आप जब 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको 130 देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे दिख रहा होगा आपको। तो ये आप दिख रहा 5, 9, 17, 33 और यहाँ पे आपसे क्या होगा, तो आप इसको क्या करोगे, आप गैप को निकालना स्टार्ट करोगे जो कि हो जाएगा 4 का, और ये कितने का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 का। अगर इसके आगे बात करूं क्या ये 12 का है, तो आपको दिख रहा होगा नहीं, यानी कि ये जो आपका है वो आपका गलत हो जाता है, यानी आप जो गैप निकालने वाला काम कर रहे थे ये गलत हो जाता है। तो किस तरीके से ये सॉल्व होगा, तो आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर क्या मैं इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई 2 और -1 कर दूं तो क्या आ जा रहा, तो हाँ बिल्कुल आ जा रहा। अगर क्या मैं 9 का मल्टीप्लाई 2 में करके और -1 कर दूंगा तो क्या 17 आ जा रहा, बिल्कुल आ जा रहा। इसी तरीके से आप 17 में मल्टीप्लाई करो 2 का -1 यानी 33, फिर क्या कर दो आप सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई 2 और -1 करोगे तो आपको पता है कि 33 और गुणे 2 66 और -1 आपका 65, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, यानी लॉजिकल रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका थोड़ा सा स्टैटिक जीके, जिसमें आपको क्या हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया था। पटवारी का एग्जाम है तो भूमि से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री में ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको याद रखना है जो अस्थाई बंदोबस्त है ये किसने लागू किया था, तो ध्यान देना है इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको भारत में लागू किया। और हुआ क्या, कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा ये 1793 में ये लागू किया था। इसके अलावा इसमें होता क्या था, इसको एक और नाम से मतलब कि इसमें होता क्या था कि जमीन के हिस्से को किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता था, मालिक बना दिया जाता था, और वो किसानों से खेती करवाता और उनसे करों को लेता था और फिर उसको देता था। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका, कौन इसको किया था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको किया था। तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बोला कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा जो राज्यसभा का सदस्य बनता है उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी आयु होनी चाहिए 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल इसका उम्र होना चाहिए। इसका कार्यकाल कितना होता है, याद रखिएगा 6 साल इसका कार्यकाल होता है। इसके अलावा जो आपकी राज्यसभा की सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं, वो आपकी 250 है, और वर्तमान में कितनी है, वो आपकी 245 है, जिसमें से जो 12 सीटें हैं वो कह सकते हैं एक प्रकार से उन व्यक्तियों को, उच्च नागरिकों जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, और जो आपके 233 सीटें हैं इसमें किसका है, तो याद रखिए इसमें राज्यों का है, केंद्र शासित प्रदेशों का। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। बात करें हिमाचल प्रदेश में कितनी आपकी सॉरी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में तो इसका नहीं होगा, ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जब सबसे पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, जो आपकी पंचवर्षीय योजना जिसमें 5 सालों का प्लान बनाया जाता था कि आने वाली 5 सालों में भारत सरकार क्या क्या करेगी, या भारत की जो सरकार है वो किन किन टारगेट को अचीव करेगी, तो उसको पंचवर्षीय योजना कहते थे। इसको चलाने के लिए कौन सी संस्था थी, तो आपको ध्यान देना है इसकी चलाने के लिए एक संस्था थी योजना आयोग। ये इसका कह सकते हैं कि कार्यान्वयन करती थी। कौन था, योजना आयोग। लेकिन कब, कह सकता हूँ कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको क्या किया, हटा दिया, और इसकी जगह किसको स्थापित कर दिया, एक नई संस्था जिसका नाम था क्या, उसका नाम था आपका नीति आयोग। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नाम था, नीति आयोग। तो इसको स्थापित कर दिया, तो वही पूछा है कि कौन सा हटा के
इसको कर दिया तो याद रखिएगा जो नीति आयोग है इसको कर देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। एक और चीज याद रखिएगा, इस नीति आयोग का जो मुख्य होता है वो कौन होता है, वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, यानी कि इस टाइम जो है वो होंगे। तो कौन कौन होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, लाला हरदयाल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना इन्होंने यूएसए में एक जगह है जिसको आप जानते होंगे सैन फ्रांसिस्को, इसी जगह पे इन्होंने किया था। तो याद आपको रखना है फ्रांसिस्को, तो कौन सी जगह है, सैन फ्रांसिस्को, यूएस की जगह है, आपको ये चीजें याद रखनी है, जो कि एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत ही हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो आपको पता है, आप याद रखिएगा हिमालय की सबसे नहीं रहेगा, हिमालय से सब, हिमालय से पहले की जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा जो सबसे पुरानी हमारे देश में पर्वतमाला पाई जाती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत टाइप है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पुरानी जो है वो है आपकी अरावली पर्वत, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। हिमालय से भी पहले कौन सी पर्वतमाला या हिमालय से पुरानी जो पहाड़ी है पर्वत है वो कौन सा है, तो अरावली को आप मान लीजिएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, बोला कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है भारत का जो सबसे कह सकता हूँ कि उच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा वो कौन सा है, तो आपको भी पता है कि वो कौन सा है। इसके पहले मैंने आपको पद्म विभूषण और साथ में और किसके बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था किसके बारे में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो मैंने आपको बताया कि उससे भी बड़ा जो आपका पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है भारत रत्न, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। तो कौन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री जो होता है ये इसका अध्यक्ष होता है, तो ये आपको ध्यान देना, नाम पूछे तो भी और इस तरीके से भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला कौन था, तो याद रखिएगा आपको पता है कि 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 जब भेजा था तो चंद्रमा के साउथ पोल पे जाने वाला पहला ऐसा कह सकता हूँ मिशन है जिसे किसने भेजा था, भारत ने भेजा था। कब, 2023 में, किसके थ्रू, तो चंद्रयान 3 के बारे में आप बिल्कुल डिटेल में चीजों को जानते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चंद्रयान 3 गया और कह सकता हूँ कि जो मून है उसके साउथ पोल पे ये लैंडिंग करता है, ये आपको याद रखना है। तो भारत पहला देश था, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे पूछ रहा कि मेक इन इंडिया के अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई, यानी कि जितने भी सामान हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ज्यादातर चीजों के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, अपने देश की चीजें बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो उसका पैसा होगा वो हमारे देश में ही होगा। तो कौन, कब ये स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में आपकी हुई थी। तो कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं जिसको मैं कल से प्रॉपर लेके आऊंगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, ये आपको ध्यान देना है। और इस चीज से रिलेटेड आपका पता है कि कौन व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद, जिससे रिलेटेड पुरस्कार को वितरित किया जाता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन आज के थे वो आपके टोटली कंप्लीट हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा आपको देखना है तो आप जो वो जेबीटी कमीशन के लिए 40 एमसीक्यू आपको कराया जा रहा है, आप उसको भी देखिए ताकि आपको सारी बेनिफिट्स एक साथ मिल सके। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से जाने वाली जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।